हेलो, माय नेम इज रूपाली। मैं आ गई आपके लिए आपकी क्षितिज बुक का नया चैप्टर लेकर। क्षितिज आज हम शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने कृतिका अपनी पूरी खत्म कर ली। कृतिका में हमने स्टोरीज पढ़ी, जो 5 स्टोरीज थी। हमने आपको उनके पार्ट के सार समझाए, क्वेश्चन आंसर समझाए। लेकिन अब जो हम क्षितिज शुरू करने जा रहे हैं, ये हमारे 2 खंडों में विभाजित है, एक गद्य खंड और एक काव्य खंड। आप अभी तक 8th क्लास में जब भी पढ़ते आए हैं, 8th बुक में हमेशा 8th की जो बुक रहती है उसमें कुछ स्टोरीज रहती हैं जो गद्य में रहती हैं, कुछ दोहे रहते हैं, कुछ कविताएं रहती हैं। तो ये जो दोहे और कविताएं हमारी होती हैं ये काव्य खंड में आती हैं, और जो हम सिंपल पैरावाइज अगर कोई स्टोरी लिखते हैं तो वो हमारा गद्य खंड में आता है। अच्छा, गद्य खंड में जब अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम अभी सबसे पहले आपको गद्य खंड समझाएंगे। गद्य खंड मतलब जहां पर हमारी स्टोरीज दी हुई हैं। जब हम ये गद्य खंड खत्म कर लेंगे तो उसी के साथ हम काव्य खंड शुरू कर देंगे। बहुत से बच्चे डर रहे हैं कि मैम हमने अभी तक जो 8th की बुक पढ़ी है उसमें बहुत ही कम काव्य पंक्तियां रही हैं या समथिंग जो कुछ भी रहा है। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जहां हम डरना शुरू कर देते हैं हमारी समझ वहीं से ख़त्म हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है बी कॉन्फिडेंट। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट कि हमें नहीं आता, हम ये मानते हैं, आई एक्सेप्टेड कि हमको नहीं आता है। लेकिन डरेंगे तो फिर आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे, उससे दूर भागने की कोशिश करेंगे। इसलिए डरना नहीं, ये एक्सेप्ट करिए कि हमको नहीं आता, हम सीखेंगे, मगर डरना नहीं है। तो चलिए, हम काव्य खंड भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम गद्य खंड बता रहे हैं। गद्य खंड हमारा क्या है? गद्य खंड को लिखने की विधाएं होती हैं। विधाएं मतलब वैसे तो हर समय स्टोरी में ही लिखा जाएगा, मतलब वो गद्य में ही लिखा जाएगा, लेकिन जैसे हम लोग कविता, दोहे, चौपाइयां, छंद, ये सब चीजें पढ़ते हैं, वो हमारा काव्य में आता है, उसी तरह गद्य में भी आता है। गद्य में जैसे संस्मरण होता है। संस्मरण हमने आपको पढ़ाया, पहले भी कृतिका में संस्मरण पढ़ाया। संस्मरण यानी यादों से निकालकर कुछ चीजों को हमें लिखना, वो संस्मरण कहलाता है। आलोचना, किसी चीज की आलोचना करते हुए हमको लिखना, वो आलोचना कहलाती है। फिर उसके बाद में हमारा क्या आता है? आपका कोई भी एकांकी। एकांकी मतलब नाटक या प्ले, जिसमें हम कैरेक्टर और डायलॉग्स दोनों लिखते हैं। जैसे हमने कृतिका में पढ़ा था, हमारा रीढ़ की हड्डी, वो एक एकांकी था। अब इस तरीके से यात्रा वृत्तांत होता है, जो अभी हम पढ़ेंगे तो हम एक एक करके आपको बताते जाएंगे। उपन्यास होता है। उपन्यास होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी नॉवेल्स होती हैं, उसमें से कुछ भाग लिया जाता है, हम उसमें भी हम पढ़ेंगे अभी उसको। तो इस तरीके से कई विधाएं होती हैं लिखने की, इसलिए उन विधाओं को हम समझाते हुए लिखेंगे। जब हम पढ़ते हैं तो ये कौन सी विधा है, हम आपको वो चीज बताएंगे। तो क्षितिज खंड का हमारा पहला चैप्टर है 2 बैलों की कथा। ये रचित है प्रेमचंद्र जी द्वारा। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के बहुत ही सम्माननीय कवि हैं। उनका देहावसान हो चुका है, लेकिन आप बचपन से उनकी बहुत सी कविताएं अपनी बुक्स में पढ़ते हुए आ रहे होंगे, और अभी भी पढ़ेंगे और आगे भी पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? 2 बैलों की कथा। इसमें 2 बैल हैं, हीरा और मोती। वो बैल हैं झूरी नाम के एक व्यक्ति की। किसी कारणवश उसे अपने बैल किसी और को देने, यानी कि उसे अपने साले यानी कि वाइफ के भाई को देने पड़ते हैं। जब देने पड़ते हैं तो उनकी लाइफ में कैसे संघर्ष शुरू होते हैं, ये सब चीजें दिखाएंगे। ये कहानी आपके सामने रखी गई है, लेकिन साथ में इसके पीछे छिपी हुई कुछ और भी बातें हैं जो इसमें मेंशन नहीं की गई हैं, जो आपको समझनी है, और हम उसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन भी आपसे करेंगे। चलिए, अब हम शुरू करते हैं। पाठ है हमारा 2 बैलों की कथा। जानवरों में गधे को सबसे बुद्धिहीन माना जाता है, मतलब जिसके पास बुद्धि नहीं होती। बुद्धिहीन कहते हैं ना, तुम तो एकदम गधे जैसे रिएक्ट कर रहे हो। तो गधे जैसे रिएक्ट करने का मतलब क्या है? उसे सबसे बुद्धिहीन माना जाता है, क्योंकि वह सबसे सीधा और सहनशील होता है। मतलब वो बहुत ही सीधा होता है और बहुत सी चीजें सहन करता रहता है। वह सुख दुख तथा लाभ हानि दोनों में ही एक समान रहता है। उसे सुख मिल जाए तो भी वो वैसा रहेगा, लाभ मिले हानि मिले, वो हर सिचुएशन में एक जैसा ही रहता है।
भारतीयों को इसी सहनशीलता तथा सीधेपन के कारण अफ्रीका और अमेरिका में अपमान सहन करना पड़ता है। क्यों? हम भारतीय क्या है ना, बहुत कुछ मिल जाए तो बहुत जल्दी नहीं रिएक्ट करते। ठीक है, मिला है, भगवान की दया है, हम उसे अपनी मेहनत की दया से पहले क्या मानते हैं कि भगवान की दया है, हम उसे अपनी मेहनत नहीं कहते। मतलब ये हमारा सीधापन है। हम क्या है, तो इसी चक्कर में अफ्रीका और अमेरिका जैसे देशों में भारतीयों को गधे की तुलना में बोला जाता है कि अरे भारतीय तो बेवकूफ होगा। गधे से थोड़ा ही कम सीधा प्राणी है बैल। बैल क्या है? सीधा प्राणी है एकदम, मगर कारण क्या है, वो जब गुस्से में आता है तब वो रहता है, लेकिन ऐसे आप उसका कुछ भी करते रहो बहुत सीधा है। उसका स्थान गधे से नीचा है क्योंकि वह कभी अड़ जाता है, वो कभी भी अड़ जाएगा, इसलिए वो गधे से भी और नीचे स्थान पर आता है। अब ये हमने आपको दिया ना बैलों और गधे के बारे में ये चीज दी, जो ये पैरा आपको दिया गया है, ये समझाया गया है आपको एक चीज जो हमने आपसे बोला था ना, ये कहानी जिस चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं उससे अलग भी इसकी एक स्टोरी चलेगी जो आपको समझनी है, जो हम ना इसमें पढ़ाएंगे और ना ही कहीं बुक में लिखी है, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स में वो पूछी जाएगी। झूरी के पास हीरा और मोती नाम के दो बैल थे। वे दोनों ही पछाई जाति के सुंदर, सुडौल और चौकस बैल थे। लंबे समय से एक दूसरे के साथ रहते रहते उनमें आपस में बहुत प्रेम हो गया था। मतलब दोनों बैल साथ रहते थे तो दोनों में उनमें प्रेम भाव बढ़ गया था। अच्छी प्रजाति के तंदुरुस्त बैल थे। वे हमेशा साथ साथ उठते बैठते और खाते पीते, आपस में एक दूसरे को चाट कर तथा सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। दोनों आंखों के इशारे से ही एक दूसरे की बात समझ लेते। झूरी ने एक बार दोनों बैलों को अपनी ससुराल भेज दिया। देखिए यहां पर एक बाउंड बताया गया कि दोनों बैलों के बीच कैसी अच्छी बाउंडेशन थी। दोनों बहुत अच्छे थे, दोस्ती थी, प्यार था, लगाव था, क्योंकि दोनों बहुत समय से साथ थे। तो एक बार क्या हुआ, झूरी ने अपने दोनों बैल ससुराल भेज दिए। बेचारे बैल ये समझे कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है, इसलिए वे जाना नहीं चाहते थे। जैसे तैसे वे झूरी के साले गया के साथ चले तो गए, किंतु उनका वहां मन नहीं लगा। कि वो गया के साथ चले तो गए मगर वहां उनका मन बिल्कुल भी नहीं लगा कि भाई जहां से शुरू से रहते आ रहे हैं दूसरी जगह जाके क्या मन लगेगा, ऐसा नहीं हुआ। तो उनका मन नहीं लगा, अतः उन्होंने वह चारा नहीं खाया। वहां पे जब वो पहुंचे तो उनको चारा दिया गया था, तो उन्होंने वहां पर चारा नहीं खाया। रात को दोनों बैलों ने सलाह की कि चुपचाप झूरी के घर की ओर चल दिए। सलाह करी, सांठगांठ बनी कि अब हम यहाँ से भाग के जो है झूरी के घर चले जाएं। साला कौन था? गया। याद रखिएगा, झूरी का जो साला था वो क्या था? गया। और झूरी के बैल थे दोनों गया के यहाँ आ गए। वहां पे उन्होंने खाना नहीं खाया मगर रात में सांठगांठ करी कि हम वापस झूरी के यहाँ चले जाते हैं। सुबह चरनी पर खड़े बैलों को देखकर झूरी बहुत खुश हुआ। मतलब दरवाजे पर चरनी यानी कि जो जहाँ पे हौद लगाई जाती है, जहाँ पे वो चारा डाला जाता है, उसके पास वो दोनों बैल खड़े थे। दोनों को देखकर झूरी बहुत खुश हो जाता है। घर के तथा गांव के बच्चों ने भी तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। झूरी की पत्नी जरूर नाराज होकर उन्हें नमक हराम कहने लगी। गुस्से में उसने बैलों को सूखा चारा डाल दिया। झूरी ने नौकर के चारे में खली मिलाने को कहा, किंतु मालकिन के डर से उसने खली नहीं मिलाई। तो क्या हुआ कि वो दोनों वापस आ गए। गांव वाले और झूरी बहुत खुश थे, लेकिन उसकी पत्नी नाराज थी, कहती कि ये नमक हराम है। तो उन्होंने मारे गुस्से के, यानी कि उसकी बीबी ने, झूरी की बीबी ने उनको सूखा चारा डाल दिया, उसमें खरी नहीं मिलाई। तो जब झूरी अपने नौकर से बोलता है कि इसमें खरी मिला दो, तो उसने भी नहीं मिलाई। उसको डर क्या था कि मालकिन डांटेंगी, तो उसने भी नहीं मिलाई। दूसरे दिन गया दोबारा हीरा मोती को ले गया। दूसरे दिन गया आया और हीरा मोती को फिर से ले गया। इस बार उसने उन्हें मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया तथा खाने को सूखा चारा डाल दिया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और अगले दिन हल जोतने से मना कर दिया। अब हीरा मोती को क्या किया, वो भाई भाग चुके थे, तो गया को भी बहुत गुस्सा आ गई। उसने क्या किया, उसे सूखा चारा डाला। अब जो सूखा चारा डाला तो बैलों को लगा कि ये हमारा अपमान हो रहा है, तो उन्होंने हल जोतने के लिए मना कर दिया कि अब हम खेत में हल नहीं जोतेंगे। मतलब वो नहीं कर रहे थे। गया ने उन्हें डंडों से मारा। उन्होंने हल, जोत, जुआ सब तोड़ दिया। मतलब जब डंडों से मारा गया तो जितना सब कुछ सामान बैलों के ऊपर रखा जाता था, हल था, जोत था, जुआ था, सब कुछ तोड़ दिया, कुछ बाकी नहीं रखा और भाग गए। किंतु गले में लंबी रस्सियां थी, अतः पकड़े गए। रस्सियां मोटी मोटी लंबी रस्सियां थी ना, तो उनको आसानी से पकड़ लिया गया। अगले दिन उन्हें फिर से सूखा चारा मिला।
शाम के समय भैरव की नन्ही लड़की 2 रोटियां लेकर आई और उन्हें खाकर वह प्रसन्न हो गया। तो क्या हुआ, फिर जो है उनको क्या कहते हैं, रस्सियों से फिर से बांधा गया, फिर से सूखा चारा डाला गया, मगर उन्होंने नहीं खाया। फिर रात में जो है उनके पड़ोसी भैरव की जो लड़की थी वो 2 रोटियां लेकर आई और उनको दी, जिसे वह खाकर प्रसन्न हो गए। 2 रोटी से भाई उनका पेट तो नहीं भरना था, लेकिन क्या था कि भाई 2 रोटियां उनके लिए प्यार से दी गई थी। जानवर भी प्यार समझता है, तो वो उनको प्यार से दी गई थी, इसलिए उन्होंने वो आराम से खाई और उनका पेट तो नहीं भरा लेकिन मन बहुत खुश हुआ। लड़की की सौतेली माँ उसे बहुत परेशान करती थी। मोती के दिल में आया कि वह भैरव तथा उसकी नई पत्नी को उठाकर फेंक दे। तो अब क्या हुआ, जो छोटी सी लड़की आई थी उनको रोटी देने के लिए, उसकी माँ अपनी नहीं थी, वो सौतेली माँ थी। तो जैसे हीरा और मोती को जो है गया बहुत मार रहा था, वैसे उसकी माँ भी उसको बहुत परेशान करती थी, सौतेली बेटी। तो दोनों में एक बाउंड बन जाता है, कहते ना, उनका मालिक और उनको दोनों ही परेशान थे। तो जब ये सब पता चलता है मोती को कि ऐसा ऐसा होता था, तो उसको बहुत गुस्सा आता है कि उसकी माँ को जो है उठा के हम 2 सींगों से खूब दूर फेंक दे। मोती ये बोलता है। अगली रात उन्होंने रस्सियां तुड़ाकर भागने की तैयारी करी। अब उन्होंने वो सोचा अब यहाँ से भागना है, तो वो रस्सियां तुड़ाकर भागने की तैयारी की। रस्सी को कमजोर करने के लिए वे उसे चबाने लगे, पर उसी समय नन्ही लड़की आ गई और दोनों बैलों की रस्सियां खोल दी। कहने का मतलब वो चबा रहे थे, जब लड़की आई तो उसने कहा अरे तो भागने की तैयारी में, तो उसने धीरे से वो रस्सियां खोल दी। किंतु फिर लड़की के स्नेह में हीरा मोती नहीं भागे। मतलब लड़की से प्यार हो गया था कि भाई लड़की का सहारा हम लोग बन रहे हैं, तो क्यों हम यहाँ से भागें, तो वो नहीं भागते। मतलब रस्सी खुली होने के बावजूद वो लड़की के स्नेह में वहां से नहीं भागते। तब लड़की ने शोर मचा दिया कि फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, दादा भागो। लड़की आवाज सुनकर हीरा मोती भाग खड़े हुए। अब लड़की को स्नेह था कि इनके ऊपर इतने अत्याचार हो रहा है, तो वो झूठी आवाज निकालने लगी, अरे वो जो बैल थे वो दोनों भागे जा रहे। ये आवाज जब सुनते हैं तो हीरा मोती डर जाते हैं और वो तुरंत भागना शुरू कर देते हैं। अभी तो उस लड़की ने जब हटाया था तो वो भाग नहीं रहे थे। उनको भगाने के लिए लड़की झूठी मुठी आवाज निकलती है कि फूफा के घर से आए बैल भागे जा रहे हैं, दादा भागो। तो वो बैल भाग जाते हैं दोनों, हीरा और मोती। गया तथा गांव के अन्य लोगों ने पीछा किया। गया और गांव के जितने भी लोग थे वो बैलों का पीछा करते हैं। इससे दोनों रास्ता भटक गए। नए नए गांव पार करते हुए वे एक खेत के किनारे पहुंचे। खेत में मटर की फसल खड़ी थी। दोनों ने खूब मटर खाई, मस्ती में उछल कूद करने लगे। तभी अचानक एक सांड आ गया। दोनों डर गए। तो क्या हुआ, जब वो वहां से भागे तो सोचा कि चलो भाग के हम थोड़ा सा कर ले, भागते हैं। भागते भागते बहुत सारे गांव पार कर लिए उन्होंने। जब गांव पार करे तो एक खेत मिला उनको, और खेत था मटर का। जी भर के मटर खाते मस्ती करते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक सांड आ जाता है। सांड आ गया तो फिर क्या, उन्होंने क्या किया कि उनका मुकाबला, दोनों डर गए। समझ में नहीं आ रहा था कि मुकाबला कैसे करें। वो सोचे कि अरे अब मैं इनका मुकाबला कैसे करूं, लेकिन हीरा की सलाह से दोनों ने मिलकर मुकाबला किया। कहने का मतलब है अब दोनों ने बुद्धि लगाई कि भाई सांड हमसे ज्यादा ताकतवर है, अब हमसे लड़ नहीं सकते, मगर हमारी संख्या ज्यादा है कि हम तो 2 हैं। तो उन्होंने जुगत लगाई। सांड जब एक बैल पर आक्रमण करता तो दूसरा बैल सांड की पेट में सींग गड़ा देता। अब वो एक है, वो एक पे हमला करेगा। जब एक पे करता तो दूसरा उसकी पेट में गड़ा देता। जब वो दूसरे पे करता तो फिर उसके पेट में गड़ा देता। तो इस तरीके से दोनों ने समझबूझ के साथ सांड का सामना किया। सांड 2-2 शत्रुओं से लड़ने का आदी नहीं था। एक साथ 2 शत्रुओं से लड़ने का सांड आदी नहीं था। हीरा और मोती 2 थे तो सांड अकेला था, वो आदी नहीं था। अतः बेदम होकर गिर पड़ा। हीरा मोती को उस पर दया आ गई, उन्होंने उसे छोड़ दिया। अब वो बेचारा बेदम हो गया तो हीरा मोती ने उसको छोड़ दिया। जीत की खुशी में मोती फिर मटर के खेत में मटर खाने लगा। तब तक 2 आदमी लाठी लेके आ गए। मतलब जिनके खेत थे वो 2 आदमी लाठी लेकर आ गए। उन्हें देखकर हीरा भाग गया, किंतु मोती कीचड़ में फंस जाने के कारण पकड़ा गया। अब क्या हुआ, हीरा तो भाग गया था, लेकिन मोती जो है मटर खाने के उसमें था, लेकिन उसको समझ में आया। जब आया समझ में, भागने लगा तो वो तब तक मिट्टी में फंस गया था। गीली मिट्टी थी उसके अंदर, वो फंस गया। फंस जाने के कारण वो पकड़ लिया गया।
उसे कीचड़ में फंसा देखकर हीरा भी वापस आ गया। अब हीरा तो भाग गया था, लेकिन उसका दोस्त फंस गया था, तो वो कैसे भाग सकता था, तो फिर वो वापस आ जाता है। आदमियों ने दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर दिया। अब आदमियों ने क्या किया, उसे कांजी हाउस ले गए। कांजी हाउस क्या था, पशुओं की जेल थी। जो भी आवारा पशु इधर उधर पकड़े जाते उन्हें कांजी हाउस लाकर रख दिया जाता। कांजी हाउस की सिचुएशन अच्छी नहीं थी, वहां जानवरों के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। कांजी हाउस में उन्हें दिन भर कुछ भी खाने को नहीं मिला, मतलब उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। वहां पहले से ही कई बकरियां, भैंसे, घोड़े, गाय थे, सभी मुर्दों की तरह पड़े थे। मतलब उन्हें खाने के लिए नहीं दिया जा रहा था ना, तो वो बेदम हो चुके थे। बेदम थे तो एकदम मुर्दों की तरह पड़े थे, मतलब जान नहीं थी, शरीर में ताकत नहीं थी। भूख के मारे हीरा मोती ने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू करी। रात में हीरा के मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई। अब क्या हुआ, जब भूख लगी तो उन्हें दीवार की मिट्टी को चाटना शुरू कर दिया। अब जब उन्होंने चाटा तो अब रात में जो है मोती के अंदर क्या आया, विद्रोह की भावना की, अब हम यहां से भी भागे। उन्होंने सींगों से दीवार पर वार करके कुछ मिट्टी गिरा दी। अब सींग थी तो दीवार की मिट्टी जो चाट रहे थे उसी से दीवार पर वार करना शुरू किया, तो उससे क्या हुआ, मिट्टी गिर गई। लालटेन लेकर आए चौकीदार ने उनको कई डंडे मारे और मोटी रस्सी से बांध दिया। जब चौकीदार ने देखा कि ऐसा हो रहा है तो उन्होंने उसकी पिटाई करी और खूब ज्यादा मोटी रस्सी से उनको बांध दिया। मोती ने उसे चिढ़ाया, हीरा ने उत्तर दिया। अब मोती किसको चिढ़ा रहा है, जो चौकीदार आया था उसको बहुत चिढ़ाया। हीरा ने उत्तर दिया कि यदि दीवार गिर जाती तो कई जानवर आजाद हो जाते। हीरा की बात सुनकर मोती को भी जोश आ गया। तो अब क्या, जब हीरा ने बताया कि अगर ये दीवार गिर जाती तो बहुत सारे जानवर जो है इस जगह से आजाद हो जाते। जब ये बात मोती को पता चली, मोती के अंदर जोश आया कि चलो अब हम फिर से कोशिश करेंगे इस बारे में। उसे बची हुई दीवार गिरा दी। मोती ने क्या किया, हीरा को तो बांध दिया गया था, अब मोती को क्या किया गया, मोती ने अब जो हीरा का अधूरा काम था दीवार को गिराने का, अब वो किसने पूरा किया, मोती ने, और मोती ने वो दीवार गिरा दी। सारे जानवर भाग गए, गधे नहीं भागे। गधे सीधे होते, उन्हें क्या मतलब, वो भागे ही नहीं। बोले भागने से क्या फायदा, फिर पकड़े जाएंगे। मोती ने उन्हें सींग मार मार कर भगाया। गधे बोलते क्या फायदा भागने से, हम फिर से पकड़े जाएंगे। लेकिन तब भी जो है उनको सींग मार मार के हीरा मोती दोनों ने भगाया। हीरा ने मोती को भाग जाने के लिए कहा। अब हीरा तो बंधा हुआ था, वो भाग नहीं सकता था, तो उसने मोती से कहा कि अभी तुम आजाद हो, तुम जाओ यहां से, भाग जाओ। तो उन्होंने मोती, अब क्या हुआ, कहा कि भाग जाओ, लेकिन तो मोती हीरा को विपत्ति में अकेला छोड़कर नहीं गया। उसने कहा कि जब मैं फंस गया था मटर के खेत में तो तुम वापस आ गए थे, तो मैं तुम्हें यहाँ कैसे छोड़ के जाऊं, तो वो भी नहीं जाता है। सुबह होते ही कांजी हाउस में खलबली मच गई। उन्होंने मोती को बहुत मारा और मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया। अब उन्हें पता चला कि हीरा तो बंधा ही हुआ था, तो दीवार किसने गिराई, मोती ने गिराई। तो मोती की खूब पिटाई होती है और उसे उस रस्सियों से बांध दिया जाता है। मतलब दीवार तो गिरी मगर हीरा मोती उस कांजी हाउस वाले कारागार से भाग नहीं पाए। हीरा मोती को कांजी हाउस में बंद हुए 1 सप्ताह हो गया। उन्हें कुछ खाने के लिए नहीं मिलता था, दिन में एक बार केवल पानी मिलता था। दोनों सूख कर टटरी हो गए थे। मतलब अब चूंकि इतने सारे जानवर भगा दिए थे तो वहां के लोगों को बहुत गुस्सा था, तो वो हीरा मोती को कुछ खाने के लिए नहीं देते थे। दिन में खाली एक बार पानी पिला दिया जाता था उनको। अब खाना न मिलने के कारण एकदम सूख गए थे वो, तो एकदम दुबले पतले से हो गए थे। एक दिन नीलामी हुई, उनको कोई खरीदार ना था। मतलब इतने कमजोर बैल का खरीदार कौन होगा, कोई नहीं हुआ, उनको किसी ने खरीदा ही नहीं। अंत में एक कसाई ने उन्हें खरीद लिया। कसाई मतलब जो जानवरों को मार के उनकी खाल उतारता था, तो उनको खरीद लिया गया। नीलाम होकर दोनों दड़ियल कसाई के साथ चले। वे अपने भाग्य को कोस रहे थे। कहने का मतलब वो दड़ियल कसाई के साथ चल दिए और बोल रहे थे कि काश हमारी जैसी क्या ऐसी गलती थी कि गया ने हमको झूरी ने हमको बेच दिया और हमारी ये कंडीशन हो गई, हम इस दशा में आ गए। तो वो अपने भाग को कोसते हुए जा रहे थे। कसाई उन्हें भगा रहा था, मतलब दौड़ा रहा था, मार मार के बोल रहा था भागो भागो भागो। रास्ते में उन्हें गाय बैलों का एक झुंड दिखाई दिया। सभी जानवर उछल कूद कर रहे थे। हीरा मोती सोचने लगे कि ये कितने स्वार्थी हैं, इन्हें हमारी कोई चिंता ही नहीं। अचानक हीरा मोती को लगा कि वे रास्ते उनके जाने पहचाने हैं। अब दूसरे गाय बैल जब
चर रहे थे तो उन्हें लगा कि अरे सब तो इतनी मस्ती कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा हूं, हम लोग क्यों इतने सताए जा रहे हैं। और तभी दोनों ने ध्यान दिया कि अरे जिस रास्ते हम जा रहे हैं ये रास्ता तो हमारा पहचाना हुआ है, मतलब हम इस रास्ते को जानते पहचानते हैं, ये रास्ता ऐसा है। उनके कमजोर शरीर में फिर से जान आ गई, मतलब अब उनको ने क्या पहचाना कि ये रास्ता कहाँ जाता है, झूरी के घर का, यानी उनके अपने घर का। जब उन्होंने ये चीज समझी तो उनके शरीर में इस चीज को लेकर जान आ गई। उन्होंने भागना शुरू कर दिया। झूरी का घर नजदीक आ गया, वे तेजी से भागे और थान पर जाकर खड़े हो गए। कहने का मतलब क्या है कि जब उन्होंने देखा कि अरे ये तो मेरा अपने घर का रास्ता है, तो वो जो कसाई उनको भगा रहा था वो उससे और तेजी से भागे, खूब तेजी से भागे। भागते हुए जैसे ही गया का घर आया, उनके घर जाकर अंदर जाकर थान पर खड़े हो गए। थान का मतलब वो एरिया जहां पर इनको बांधा जाता था, वहां जाकर खड़े हो जाते हैं। झूरी उन्हें देखते ही दौड़ा और उनके गले लग गया। झूरी को लगा अरे ये लोग आ गए। वो इतना खुश हुआ क्योंकि जहां हीरा मोती झूरी को इतना प्यार करते थे तो झूरी भी हीरा और मोती को बहुत ज्यादा प्यार करता था। तो इस तरीके से वो दोनों जाके झूरी से मिले और झूरी उनको देखकर बहुत खुश हुआ। बैल झूरी का हाथ चाटने लगे। दड़ियल कसाई ने बैलों की रस्सियां पकड़ ली। अब क्या, वो बैल भाग रहे थे तो पीछे से कसाई भी भागते हुए आ रहा था। भाई उसने लिया था वहां से तो वो क्यों छोड़ देगा, तो वो भी भागता हुआ चला आ रहा था। झूरी ने कहा ये बैल मेरे हैं। कसाई बोला मैंने इन्हें नीलामी में खरीदा है। झूरी कहता है तो उसी तरह कसाई बोलता है मैंने तो इन्हें खरीद के लाया हूं। वो बैलों को जबरदस्ती लेकर चल दिया। मोती ने उस पर सींग चलाया, उसे भगाकर गांव से दूर कर दिया। अब मोती को गुस्सा आ गया। मोती एग्रेसिव था, हीरा थोड़ा शांत रहता था, लेकिन मोती जो है वो थोड़ा एग्रेसिव नेचर का था। जब ऐसा हुआ तो क्या किया, मोती ने खूब उसको सींग मारा और दौड़ाता गांव से बाहर ले गया और उसको खदेड़ दिया। झूरी ने नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया। दोनों मित्र खाने लगे। गांव में उत्साह छा गया। मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। अब क्या हुआ, अब जब इतना खुश होता है, इनकी कंडीशन ऐसी है, तो झूरी उनको खूब अच्छे से चारा दाना लाके डालता है कि ये अच्छे से खाएं और तंदुरुस्त हो। उनकी सेवा करने लगे। गांव वाले भी बहुत खुश थे क्योंकि जो झूरी उनको खोकर बहुत उदास हो गया था, अब वो जब मिल गया तो वो बहुत खुश हो गए। अब मालकिन जो उनको पहले नमक हराम कह रही थी, उनकी ये कंडीशन देखकर कि वो इतने दुबले पतले हो गए, कितनी उनके साथ जाती हुई है, तो वो भी उनको प्यार करने लगती है और उनका माथा चूम लेती है। तो यहाँ पर जो है हमने आपको हीरा और मोती की कहानी सुनाई। तो ये यहाँ कहाँ पर शुरू हुई कि हम किस तरीके से एक जगह से दूसरे देश जाते हैं या वहाँ पर जाकर बंदी हो जाते हैं। तो ये हमको बताता है आज़ादी की लड़ाई की तरफ हमको बताता है। तो यहाँ पर एक चीज़ साफ तौर से बोली गई है कि सिर्फ ये हीरा मोती की कहानी नहीं है, ये आज़ादी की कहानी से भी रिलेटेड है कि किस तरीके से हमारे क्रांतिकारी लड़ाई करते हैं और हमको जीत दिलाते हैं। हम किस तरीके से जो है कारागारों में बंद रहते हैं, संघर्ष करते हैं, सब करते हैं और अंत में आकर हमें अपना घर वापस मिल जाता है। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? अब कांजी हाउस क्या था? एक कारागार था पशुओं का, तो उसमें क्यों ली जाएगी? इसलिए ली जाती थी ताकि वो कहीं कोई जानवर भाग तो नहीं गया, कम तो नहीं हो गया, ये सारी चीजें होती थी। क्या, कांजी हाउस में उन पशुओं को रखा जाता था जो लावारिस होते थे, मतलब जिनका कोई मालिक नहीं होता था। एक प्रकार से उन पशुओं की देखभाल की जाती थी तथा समय समय पर उनकी नीलामी भी की जाती थी। कहने का मतलब क्या है, वहां पर उनकी देखभाल की जाती थी, उनको खाना चारा दिया जाता था। जब वो लावारिस घूमते रहेंगे तो वो कुछ भी अटम पटम खाते रहेंगे, लेकिन वहां पर क्या होता था, दिया जाता था और उनकी देखभाल करी जाती थी।
और जब उनको कोई अडॉप्ट करने वाला मिल जाता था तो उनकी नीलामी भी कर दी जाती थी। वहाँ निम्नलिखित कारणों से पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी। पशुओं की संख्या ठीक ठाक से पता चल जाए, मतलब कांजी हाउस बहुत बड़ा था तो वहाँ पर कितने गाय, कितने बैल, कितनी बकरियाँ क्या हैं, इनकी जानकारी उनको मिल जाए। पशुओं की सेहत की जानकारी तथा पहचान रखने के लिए कि मतलब उनकी सेहत कैसी है, क्या है, ये सब चीज़ों की जानकारी रखने के लिए भी जो है उनकी जो गिनती करी जाती थी। आवारा उत्पात मचाने वाले पशुओं को अलग रखने के लिए, मतलब जो आवारा हैं, जो बहुत ज़्यादा उत्पात मचाते हैं, दूसरे जानवरों को हार्म करते हैं या वहाँ की रखी संपत्ति को हार्म करते हैं, तो उनको अलग रखा जा सके, उनको गिनतियाँ अलग करी जा सकें। ये सब चीज़ें जो हैं करने के लिए इनकी हाजिरी मतलब अटेंडेंस ली जाती थी कि ये इतना यहाँ है, हाँ है, वो है, गाय है, बैल है, ये है, तो ये सब चीज़ें डेली जो है काउंट की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? जो छोटी सी बच्ची थी ना, भैरव की लड़की, उनके प्रति क्यों, उसका जो है छोटी बच्ची बैलों से इतना प्यार क्यों कर रही थी? जाहिर सी बात है, उसकी माँ उसको बहुत सताती थी। भैरव की जो वाइफ थी, सेकंड वाइफ, जो उसकी सौतेली माँ थी, तो उसको बहुत सताती थी। तो क्या हुआ, अब इधर हीरा और मोती भी सताए जा रहे थे, उधर वो लड़की भी सताई जा रही थी, भैरव की लड़की। तो दोनों का दुख कहीं ना कहीं एक था। क्यों? क्योंकि दोनों ही तकलीफ में थे, इसलिए लगाव होना नेचुरल सी बात थी कि जब हम तकलीफ में होते तो दूसरा तकलीफ में होता तो हमारा उसके साथ सिंपैथी वाला एक रिश्ता हो जाता है ना। तो वही चीज़ इन दोनों के साथ भी थी। क्या हुआ, छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम उमड़ने में निम्नलिखित कारण था, मतलब उनके बीच क्यों प्रेम उमड़ रहा था, इसके कुछ कारण थे। क्या कारण थे? छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, वह सौतेलेपन का दर्द झेल रही थी, वह माँ से बिछुड़ने का दर्द जानती थी। उसे लगा कि वे भी उसी तरह अभागे हैं और अपने मालिक से दूर हैं। बच्ची को ये लगा कि जिस तरीके से मैं अपनी माँ से बिछुड़ गई हूँ और मुझे तकलीफ हो रही है, उसी तरह वो भी अपने मालिक से बहुत दूर आ गए हैं और उनको भी तकलीफ हो रही है। जिस प्रकार छोटी बच्ची को उसकी सौतेली माँ पेट भर खाना नहीं देती थी, उसी प्रकार यहाँ हीरा मोती के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा था। तो क्या था, जिस तरीके से वो उसकी माँ उसको पेट भर खाना नहीं देती, दिन भर काम में लगाए रहती और मारती पीटती अलग से थी, तो उसी तरीके से हीरा मोती के साथ भी व्यवहार हो रहा था। कहने का क्या मतलब है कि वो जो है इतनी कोशिश करते थे, सब चीज़ें थी क्योंकि वो अपने मालिक से अलग थे, तो उनको भी खाना नहीं दिया जा रहा था, खेत में जोतने का काम कराया जा रहा था, और जब वो नहीं करते थे तो उनको मारा भी जा रहा था, प्यार नहीं मिल रहा था। तो ये दोनों ही कंडीशंस ऐसी थी, बहुत सारी कंडीशंस ऐसी मिलके आ रही थी जो वो छोटी बच्ची और हीरा और मोती को साथ में एक जैसा कर रही थी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कहता है। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आते हैं? कहने का मतलब है जब हम हीरा और मोती को देखते हैं तो हमारे सामने क्या क्या चीजें उभरती हैं, हमें वो चीजें निकालनी। जैसे इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आते हैं। एकता में शक्ति होना, अपने साथ साथ दूसरों का हित भी सोचना। जब क्या होता है, एकता में शक्ति होती है, जब वो दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं तो क्या हुआ था, उन्होंने वो भारी भरकम सांड को भी हरा दिया था, बेदम कर दिया था, तो वो एकता में शक्ति थी, ये चीज हुई। फिर दूसरा क्या था, अपने साथ साथ दूसरों का हित रखना। जब कांजी हाउस में वो बंद थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दीवार गिराई, मगर वहां खुद तो वो भागे ही नहीं, मगर दूसरों को भगा दिया, तो वहां दूसरों के हित का उन्होंने ख्याल रखा। फिर सच्चा मित्र मुसीबत के समय किसी भी परिस्थिति में कभी साथ नहीं छोड़ता। तो जो मित्र होता है वो परिस्थिति, अगर आपका मित्र बुरी स्थिति में है, कोई परेशानी आ गई है, तो उस स्थिति में कभी भी सच्चा मित्र साथ नहीं छोड़ेगा। और यही हीरा मोती ने किया। क्या हुआ था, जब मटर के खेत में मोती कीचड़ में फंस गया था तो हीरा तो भाग चुका था, लेकिन हीरा वापस आ जाता है सिर्फ मोती का साथ देने के लिए, कहीं ऐसा ना मोती हमसे बिछड़ जाए। और फिर क्या होता है, जब दीवार टूट जाती है तो हीरा बंधा होता है, वो भाग नहीं सकता, और मोती आजाद होता है, वो दीवार गिरने के बाद भी नहीं भागता। क्यों? क्योंकि उस समय उसका मित्र हीरा परेशानी में था, और पहले जब हीरा वापस आया होता है तो उसका मित्र मोती परेशानी में था। तो यहाँ पर ये बात साबित होती है कि जब मित्र बुरी स्थिति में हो तो उसका साथ हम कभी भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए। फिर तीसरा, समाज में सुखी संपन्न लोगों को भी अन्य वर्गों की भलाई में योगदान देना चाहिए।
कहने का मतलब है कि जो सुखी संपन्न लोग होते हैं, जो अच्छे होते हैं, सब उनमें होता है, उन्हें दूसरों की भलाई के लिए भी योगदान देना चाहिए, जो सक्षम या दुर्बल नहीं है। तो हीरा मोती के साथ यही था। भाई क्या हुआ, वो लोग जब कांजी हाउस में बंद थे तो उनसे भी कहीं दुर्बल और गिरे लोग, क्योंकि वो लोग तो उस समय जब वहां पहुंचे थे तो हष्ट पुष्ट थे, क्योंकि वो मटर के खेत से लड़के पहुंचे थे, खाए पिए तंदुरुस्त थे, और उनसे बहुत ज्यादा दुर्बल वहां पे बहुत सारे जो है जानवर बंद थे। तो वो लोग क्या करते हैं, दीवार गिरा के उनकी सहायता करते हैं कि ये बाहर जाके अपनी रक्षा कर लें। तो दीवार गिराते, तो वो संपन्न लोग थे और वो दूसरों की सहायता कर रहे थे। आजादी बहुत बड़ा मूल्य, इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। हमारी आजादी, आज हम आजादी का मूल्य नहीं समझते। क्यों? हमारा देश आजाद है, हम अपने मन से हर एक चीज कर सकते हैं, लेकिन एक बार ये कल्पना कीजिए कि आपको घर से बाहर निकलने के लिए पाबंदी लगा दी जाए, ठीक है, आप अपनी मर्जी से अपने घर में कुछ करना, मतलब अपने घर से बाहर कुछ कर ना पाए, जब कोई आए आपको परेशान करके चला जाए, तो वो कंडीशन क्या होती है? परतंत्रता की, कि आप चलो, आपको आज यहाँ काम करना है, आप यहाँ काम करोगे मगर आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपको खाना भी नहीं मिलेगा। तो वो क्या होता है? परतंत्रता का एहसास, यानी कि जो 100 साल हमारा देश परतंत्र रहा, तो उस समय वो जो परतंत्रता का हाल था, अंग्रेजों को सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी मगर हम भारतीयों को नहीं मिलती थी। तो आजादी बहुत ही कीमती है। जैसे अब आप लोग लॉकडाउन के बाद समझ गए होंगे आजादी कितनी जरूरी है, क्योंकि हम लॉकडाउन के दौरान अपने घर के अंदर कैद हो गए थे। तो वो एक फीलिंग, हमेशा घर के अंदर रहना, चीजें, हम घर के बाहर नहीं निकल सकते, बाहर निकलेंगे तो मारे जाएंगे, तो वो क्या था? वो हमारी भलाई के लिए हम अंदर कैद किए थे, लेकिन तब भी कुछ समय के लिए हमारी आज़ादी हमसे छीन ली गई थी, तो हमें तकलीफ हुई थी। सोचो 100 साल तक हमसे ये आज़ादी छीनी जा चुकी थी, तो तब हमें कितनी तकलीफ। तो वही मूल्य यहाँ पर है, हीरा मोती के लिए आज़ादी कितनी से, वो आज़ादी उन्हें कहाँ मिलती थी? झूरी के घर पे। गया के घर पे भी गए तो भी वहाँ मार डांट काम सब कुछ मिल रहा था मगर प्यार नहीं मिल रहा था। फिर जब कांजी हाउस जाते हैं तो वहां तो उनको खाना ही नहीं मिल रहा जाता और कैद करके रखा जाता है। तो यहाँ पर आज़ादी के मूल्य बहुत ज़रूरी हैं। ये सारी चीज़ें हमें, नीति विषयक जो मूल्य हैं, ये हमें हीरा मोती के द्वारा समझ में आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उनके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग ना कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है? मतलब यहाँ पर गधे के लिए जो है वो मूर्ख शब्द यूज ना करके दूसरा जो शब्द यूज किया है उससे क्या तात्पर्य है और क्यों किया है? पहला चीज, गधे को उसके सरल स्वभाव के कारण मूर्ख का पर्याय समझा जाता है। मतलब वो सरल है इसलिए वो मूर्ख समझा जाता, वो बुद्धि से नहीं है, वो सहनशील है, सरलता से काम करता है, इसलिए उसे मूर्ख कहते हैं, जबकि वो ऐसा नहीं है कि वो मूर्ख होता है। उसके स्वभाव में सहनशीलता भी देखने को मिलती है। इस कहानी में लेखक ने गधे की सरलता और सहनशीलता की ओर इशारा की ओर हमारा ध्यान खींचा है कि किस तरीके से गधा सरल और सहनशील होता है, लेकिन उसके बदले उसे क्या बोला जाता है? मूर्ख बोला जाता है। प्रेमचंद ने स्वयं कहा, सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा, कदाचित इतना सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं। कहानी में भी उन्होंने सीधेपन की दुर्दशा दिखलाई है, मूर्खता की नहीं। उन्होंने क्या बताया कि इतना सीधापन भी अच्छा नहीं होता। हम बहुत सीधे हों तो दूसरा हमें बेवकूफ या पागल समझने लगता है और हमारे सीधेपन का फायदा उठाने लगता है, जैसे उसका जीता जागता उदाहरण हमारे सामने गधे का होता है। तो यहाँ पर हमें सीधा नहीं होना है, मतलब हम रहें, सहनशील रहें, सीधापन भी रहे, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि कोई हमारा जो है फायदा उठा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? ऐसी बहुत सी घटनाएं थी, उनमें से आप कोई भी लिख सकते हो, मगर हमने कुछ लिखी है, आप चाहें तो वो देख सकते हो, नहीं तो अपनी तरफ से भी इसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं। चलिए क्या देखें, दो बैलों की कथा नामक पाठ में एक नहीं अनेक घटनाएं हैं जिससे पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। जैसे, तो इन्हें पॉइंट वाइज लिखा गया है। पहला, दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते तो गर्दन हिला हिला कर चलते। उस समय हर एक की चेष्टा होती कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पर आए।
कहने का मतलब जब वो जोते जाते तो ये होता कि दूसरा कोशिश करता कि मेरी तरफ ज्यादा भार आ जाए, दूसरे की तरफ ना आए। तो ये क्या होता है, सच्चा मित्र जिसको बोलते हैं कि मेरे दोस्त को तकलीफ नहीं हो। तो यहाँ पर ये वही चल रहा था। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लेते। मतलब जब वो अलग होते तो चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नान में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नान में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। तीसरा, मटर खाते समय मोती के पकड़े जाने पर हीरा भी वापस आ गया और दोनों ही कांजी हाउस में बंदी बनाए गए। कांजी हाउस में दीवार टूट जाने पर भी वे दोनों एक साथ ही भागते हैं और दड़ियल का मुकाबला भी करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया आपको 3 कारण कि जहां पर उनकी दोस्ती हमें प्रकट होती दिखती है। क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा ने इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद की दृष्टिकोण को स्पष्ट किया है। जब वो झूरी की पत्नी उनको बोलती है ना नमक हराम, तो उस समय जो है ये बोला जाता है वक्तव्य। हीरा के इस कथन से ये ज्ञात होता है कि उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती है, वो पुरुषों द्वारा शोषित भी थी। इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड ना दे। हीरा और मोती भले इंसानों के प्रतीक हैं, इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। असभ्य समाज में स्त्रियों को प्रताड़ना होती रहती थी, लेकिन लेखक नारियों के सम्मान के पक्षधर थे। वे स्त्रियों तथा पुरुषों के समानता के पक्षधर थे। तो यहाँ पर हीरा और मोती की कहानी के जरिए ये चीज भी प्रेमचंद ने समझाने की कोशिश करी है कि जब ये कहानी लिखी जा रही थी तो उस समय समाज में स्त्रियों की जो अवस्था है वो अच्छी नहीं थी, उन पर प्रताड़नाएं दी जाती थी और स्त्रियों को कमतर या कमजोर समझा जाता था। इसलिए उस कमजोर समाज में ये नियम बनाए गए कि उन पर शारीरिक प्रताड़ना अलाउ नहीं है, उनको शारीरिक प्रताड़ना नहीं दी जाएगी। अगर ऐसा नियम बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, यानी कि उनके साथ ऐसा होता था। तो ये बात स्पष्ट की जाती है कि समाज में स्त्रियों का सम्मान उस समय नहीं था और प्रेमचंद जी इसके बिल्कुल भी पक्षधर नहीं थे। और उसी के जरिए उन्होंने जो है हीरा और मोती से ये चीज कहलवाई कि लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो कि औरत पर सींग नहीं चलाना, यानी कि स्त्री के ऊपर शारीरिक जो है वो बल यूज नहीं करना, शारीरिक बल इस्तेमाल नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 7, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। जो किसान का जीवन है उसमें पशु और आदमी के बीच क्या जीवन इस कहानी के द्वारा व्यक्त किया गया, हमें ये बताना है। पशु आदिकाल से मनुष्यों के साथ ही रहे हैं। सभ्यता संस्कृति के विकास मनुष्य और पशु एक दूसरे के पूरक हैं। किसान के लिए पशु तो वरदान के समान है। किसान हल चलाने, बोझ ढोने, पानी खींचने तथा सवारी करने के लिए पशुओं का प्रयोग करते हैं। झूरी हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता था, वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते रहते हैं और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहते हैं। तो जो संबंध चलता चला आ रहा है शुरू से लेकर अभी भी बहुत जगह आप संबंध देखते हैं कि पशु किस तरीके से मनुष्य का जो है हर काम में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो यही संबंध आपको इस जो प्रश्न पूछा गया इसमें व्यक्त करना, हमने अपने शब्दों द्वारा व्यक्त किया है, आप चाहे तो उन्हें अपने शब्दों द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। जब कांजी हौस से जो भाग जाते हैं, मोती जब दीवार गिरा देता है तो वहां से जो जानवर भाग जाते हैं उनके लिए ये चीज बोला गया था कि जितने जानवर भाग गए वो तो हमें कम से कम आशीर्वाद देंगे। तो इन सब चीजों से मोती की क्या विशेषताएं पता चलती हैं। पहला, मोती का स्वभाव उग्र होते हुए भी वह दयालु है। उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता था हर बात से, हीरा से कहीं ज्यादा वो जल्दी गुस्सा हो जाता था, लेकिन वो दयालु था। क्यों? क्योंकि वो दूसरों की मदद करता था। मोती सच्चा मित्र था, वह मुसीबत के वक्त अपने मित्र हीरा का साथ नहीं छोड़ता है, वह मित्र अच्छा था।
फिर मोती परोपकारी और बुद्धिमान था, तभी तो वह कांजी हाउस में बंद जानवरों की जान बचाता है, क्योंकि जब हीरा उसे बताता है तब तक हीरा तो बंध चुका होता है, जब हीरा उसे बताता है तभी तो मोती दीवार को गिराता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि वो परोपकारी भी था और बुद्धिमान भी। मोती साहसी है, वह हीरा की मदद से सांड को पराजित करता है। जहां पर दोनों की लड़ाई होती है वहां हीरा के साथ साठगांठ करके वो भारी भरकम सांड को भी हरा देता है। मोती अत्याचार का विरोधी है, इसलिए कांजी हाउस की दीवार तोड़कर विरोध प्रकट करता है। मतलब वो अत्याचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता, इसीलिए उसको बार बार हर चीज पे गुस्सा जल्दी आता था और इसीलिए वो कांजी हाउस की दीवार गिराकर वहां पर बंद जितने भी जानवर होते हैं उनको भगा देता है। इस पाठ में राहुल जी ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है। कहाँ जा रहे हैं? वो तिब्बत की तरफ जा रहे हैं, जो उन्होंने सन 1929 और 30 में नेपाल के रास्ते से की थी। चूंकि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, उस समय उनका तिब्बत जाना मना था। कहाँ? भारतीयों का। तो वो कहाँ से गए थे? नेपाल होते हुए तिब्बत गए थे। इसलिए उन्होंने यह यात्रा जो है वो भिकमंगों के छद्म वेश में की थी, यानी कि वो एक भिकमंगा बन के, भिखारी के भेष में उन्होंने ये यात्रा शुरू करी थी, क्योंकि मना था कि भारतीय जो है वो तिब्बत नहीं जा सकते। इसलिए वो एक भारतीय थे तो ऐसे कैसे जाते? तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक भिखारी का रूप धारण किया, जिससे उन्होंने यात्रा अपनी शुरू करी और पूरी यात्रा करी। लेखक की यात्रा बहुत वर्ष पहले, जब फरी कली डूंगपोंड के रास्ता नहीं था, ठीक है, ये रास्ता जब नहीं बना हुआ था, तो नेपाल से तिब्बत जाने का ही एक रास्ता था। इस रास्ते पर नेपाल के लोग नेपाल के लोग के साथ साथ भारत के लोग भी जाते थे। मतलब नेपाल के लोग तो उस रास्ते तिब्बत जाते थे, लेकिन जिन भारतीयों, जैसे भारतीयों को तिब्बत जाना मना था, तो वो भी उसी रास्ते से जाते थे, मगर चोरी छुप करके जाते थे। यह रास्ता व्यापारिक तथा सैनिक रास्ता भी था। यहाँ से व्यापार भी होता था इस रास्ते से, और सैनिक टुकड़ियां या सैनिकों का आना जाना भी सिर्फ यही रास्ता, क्योंकि वो एकमात्र रास्ता यही था उस जगह तक जाने का, तिब्बत का। इसलिए इसे लेखक ने मुख्य रास्ता बताया है। अब जाहिर सी बात है, सबके जाने का रास्ता है, तब तो वो मुख्य रास्ता ही कहलाया जाएगा। तिब्बत में जाति पाति छुआछूत का सवाल नहीं उठता, और वहाँ औरतों पर्दा नहीं डालती। मतलब वहां पर जाति पाति छूत छात ये सब चीजें कुछ माने नहीं जाती, और औरतें भी पर्दा नहीं करती। जैसे हमारी भारतीय संस्कृति में पर्दा की रिवाज है, मगर जो है वहां पर ऐसा नहीं होता था। चोरी की आशंका के कारण भिकमंगों को कोई घर में घुसने नहीं देता था, नहीं तो अपरिचित होने पर भी आप घर के अंदर जा सकते हैं और ज़रूरत अनुसार अपनी झोली से चाय दे सकते हैं। घर की बहू अथवा सास उसे आपके लिए पका देगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो एक भिकमंगे थे, तो अब घर में चोरी ना हो जाए इस डर से उन्हें कोई घर में नहीं लेता था। लेकिन अब वो भिकमंगे हैं इसलिए नहीं जाने थे, लेकिन वहां पर क्या ट्रेडिशन था, आप अपरिचित हैं, मतलब आपको कोई जानता पहचानता नहीं है, लेकिन तब भी आपको घर के अंदर आने देते थे, और वहां पर अपनी मर्जी से अगर आप बोलेंगे तो आपके लिए चाय भी बना देते थे। घर की बहुएं हो, सास हो, जो भी औरतें होती थी वो आपके लिए चाय पका देंगी, चाय बना देंगी। अगर आपने बोला कि हमें 1 कप चाय चाहिए, तो वो चाय भी, क्योंकि ठंड का बहुत मौसम रहता है, तो वहां पर वो लोग कहते थे चाय बना दीजिए, तो वो चाय भी बना देती थी। परित्यक्य चीनी किले से जब वह चले तो एक व्यक्ति को 2 चींटे राहदारी देकर ठोंडलू के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। कहने का मतलब है, अब जब वो उन्होंने यात्रा करी तो वहां पर जो है ना चौकियां बनी रहती हैं। कहने का मतलब है, सैनिकों को छोटी छोटी सी चौकियां बनी रहती हैं, क्योंकि उसके अंदर रहकर सैनिक जो है वो कर सकें, जब लड़ाई हो तब भी, और ऐसे भी निगरानी कर सके। तो वो कहते हैं परिपक्व, यानी कि अच्छे से बने हुए चीनी किले होते थे। तो वहां से जब वो चले तो एक व्यक्ति को 2 चिटे राहदारी देकर, यानी कि वहां का जो मनी होता है, राहदारी यानी कि कर, टैक्स देकर, रोड टैक्स देकर जो है वो थोंडलू के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। अब वो कहां पहुंचे? थोंडला पहुंचे। थोंडला के पहले के आखिरी गांव में, जब वो उनका पहले का आखिरी गांव हुआ करता था, तो वो वहां पहुंचे। यहाँ सुमति यानी मंगोल भिक्ष राहुल का दोस्त, वहां उनको एक सुमति नाम का व्यक्ति मिला जो कि मंगोल भिक्षु था, ठीक है।
और वो किसका, राहुल जी का मित्र यानी हमारे लेखक का मित्र भी था। पहचान तथा भिखारी होने के कारण रहने को अच्छी जगह मिली। अब जब पहचान थी कि भाई वो उसका क्या कहते हैं सुमति का फ्रेंड है, तो उसको भिखारी होते हुए भी रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई थी। 5 साल बाद वे लोग इसी रास्ते से लौटे थे, मतलब इससे पहले भी उन लोगों ने यहाँ पर आए थे, लेकिन अब वो 5 साल बाद आ रहे थे। तब उन्हें रहने की जगह नहीं मिली थी और गरीब के झोपड़ी में ठहरना पड़ा था, क्योंकि वे भिखारी नहीं बल्कि भद्र आदमी के वेश में आए थे। तो क्या हुआ, जब लोग वो पहले आए थे तब उनको क्या मिला था, रहने की जगह, अच्छी जगह मिली थी। क्यों? क्योंकि तब वो एक अच्छे व्यक्ति के रूप में आए थे। अब क्या आए थे, वो भिखारी के रूप में आए थे, तो उन्हें जगह तो मिली थी लेकिन भिखारी के हिसाब से ऐसी टूटी फूटी झोपड़ी दे दी गई थी। तो मतलब व्यक्ति देख के जो है झोपड़ी दी गई थी। अगले दिन राहुल जी एवं सुमति जी को एक विकट डांडा ठोडू पार करना था, मतलब एक बहुत ही मुश्किल रास्ता पार करना था, डांडा ठूंडला तक का। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है, मतलब वहां पर तूफान आना, लैंडस्लाइड होना, ये सब चीजें होती रहती थी, इसलिए वो एक खतरे की जगह थी। 16-17 हजार फीट ऊंची होने के कारण दोनों ओर गांव का नामो निशान न था, मतलब वो इतनी ऊंची जगह पर थी ठूंडला डांडे कि वहां पर बहुत ऊंची जगह पर होना, 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर वहां पर कोई भी गांव आसपास नहीं था। डाकुओं के छिपने की जगह तथा सरकार की नरमी के कारण यहाँ अक्सर खून हो जाते थे, यानी कि यहाँ पर लूटपाट होने के लिए डाकुओं की छिपने की जगह भी थी और सरकार ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी क्योंकि बहुत ही वीरान एरिया पड़ता था, तो वहाँ पर अक्सर खून हो जाया करते थे। चूंकि वे लोग भिखारी के वेश में थे इसलिए हत्या की उन्हें परवाह नहीं थी, परंतु ऊंचाई का डर बना था। अब वो भिखारी थे तो उनसे क्या लूटा जाएगा, क्या उन्हें कोई मारेगा, तो उन्हें इस चीज का डर नहीं था, लेकिन ऊंचाई थी, इस चीज का डर उनके अंदर बना हुआ था। दूसरे दिन उन्होंने डांडे की चढ़ाई घोड़े से की, जिसमें उन्हें दक्षिण पूरब की ओर बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखे तथा उत्तर की ओर पहाड़ों पे कुछ बर्फ दिखी। तो जब उन्होंने यात्रा शुरू करी तो उन्होंने देखा दक्षिण पूर्व की तरफ जो है वो बिना बर्फ के, क्योंकि वहां ठंड इतनी पड़ती है कि वहां पे हरियाली होती ही नहीं है, ठीक है, जो बंजर जमीन हो जाती है, तो वहां बर्फ भी नहीं थी और इलाका भी एकदम बंजर था और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखे, मतलब कहते हैं ना मॉस जम जाती है, मॉस हरियाली नहीं है, मॉस जम जाती है, तो वो वैसी हरियाली थे मगर नंगे थे, मतलब मॉस जमने के कारण हरे हरे दिख रहे थे लेकिन उनमें कोई भी पेड़ नहीं था। और उत्तर की ओर पहाड़ों में कुछ बर्फ दिखी और उत्तर की तरफ कुछ बर्फ दिख रही थी। उतरते समय लेखक का घोड़ा थोड़ा पीछे चलने लगा और वे बाएं की ओर 1.5 मील आगे चले गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये रास्ता भटक गए थे क्योंकि वो आगे चले गए थे ना, तो 1.5 मील आगे चले गए, जहां उनको मुड़ना था उससे 1.5 मील आगे चले गए थे। बाद में पूछकर पता चला लडकोर का रास्ता दाहिनी की तरफ था, जिससे लेखक को देर हो गई, यानी कि उनको जाना था लडकोर और वो चले गए 1.5 मील आगे। अब जब उन्होंने पूछा तो उन्हें वापस आना पड़ा, वापस आने और जाने में उनका बहुत ज्यादा वक्त जो है वो वेस्ट हो गया तथा सुमति नाराज हो गए, परंतु जल्द ही गुस्सा ठंडा हो गया और वे लडकोर में एक अच्छी जगह पर ठहर गए। अब इतनी देर हो गई, पहाड़ी इलाका है, सुनसान इलाका है, अंधेरा हो जाएगा, तो भाई खतरे का तो है, तो इससे सुमति अच्छी तरह वाकिफ था इन खतरों से, जिससे वो बहुत ही नाराज हो जाता है, लेकिन ठंडा हो जाता है और आखिरकार वो लडकोर पहुंच जाते हैं। वे अब तिडरी के मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू था। सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती थी जिसका नाम तिडरी समाधि गिरी था। तो अब वो एरिया कौन से जहां पहुंचे, वो तिडरी का मैदान था और वो एक टापू टाइप का, मतलब चारों तरफ पहाड़ थे और वो बीच में एक छोटा सा समतल एरिया था, तो उसको हम बोलते हैं तिडरी का मैदान, मतलब चारों तरफ पहाड़ होना और बीच में थोड़ा सा मैदान इलाका, इसलिए उसको टापू बोला गया। और वो क्या था, उसका एक्चुअली क्या नाम था, जिसके सामने वो खड़े थे वो तिडरी समाधि गिरी था। आसपास के गांवों में सुमति के बहुत परिचित थे, वे उनसे जाकर मिलना चाहते थे, परंतु लेखक ने उन्हें मना कर दिया। मतलब आसपास बहुत सारे गांव थे, तो सुमति कहते मैं अपने जान पहचान वाले लोगों से मिल आता हूँ, तुम अगर
जो है राहुल जी ने उन्हें मना कर दिया और लहासा पहुंचकर पैसे देने का वादा किया। बोले कि जब हम लहासा पहुंच जाएंगे तो हम आपको पैसे देंगे। सुमिति मान गए और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। मतलब सुमिति इस बात से एग्री कर गए कि हाँ ठीक है, मैं नहीं जाता हूँ, आप मुझे पैसे दे देना। तो वो आगे बढ़ने लगते हैं। उन्होंने सुबह चलना शुरू नहीं किया था, इसलिए उन्हें कड़ी धूप में आगे बढ़ना पड़ा। वे पीठ पे अपनी चीजें लादे और हाथ में डंडा लिए चल रहे थे। तो बहुत सुबह नहीं चले, तो जिससे थोड़ा सा जब और डिले चले तो उन्हें कड़ी धूप में चलना पड़ा। और पहाड़ों पर जो कड़ी धूप होती है तो वहां पे बहुत ठंडी हवा चल रही होती है। जैसे आप सीधे चल रहे हो, सूरज सामने, आपको अगर सामने धूप पड़ेगी तो यहाँ पे एकदम जलने लगेगा, और पीछे की तरफ से जब ठंडी हवा आ रही है तो आप पीछे की तरफ ठंडा करोगे, क्योंकि जो है ऊपर जो धूप लगती है वो बहुत तेज होती है, बहुत कड़क धूप होती है पहाड़ों पर जो धूप पड़ती है। इसलिए जो आगे की तरफ चले तो उनके लिए धूप में चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने पीठ में सामान भी लाद रखा था और हाथ में डंडा लिए वो पहाड़ों का रास्ता तय कर रहे थे। सुमति एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने का कहा। उनके एक मित्र थे यजमान जी, उनसे वो मिलना चाहते थे, इसलिए उनसे आग्रह करके उन्होंने क्या बोला, बहाना करके वो शेखर विहार की ओर चलने के लिए बोला। तिब्बत की जमीन छोटे बड़े जागीरदारों के हाथों में बटी है। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में है। कहने का मतलब है तिब्बत की जो जमीन है, बहुत जैसे जमींदार लोग होते हैं ना, जागीरदार लोग, उन लोगों के पास है, और उनके पास ज्यादा जमीन होने के कारण वो लोग क्या है, मठ उनकी जमीन को अधीन कर लेता है। जो बौद्ध मठ होते हैं कि आपकी जमीन, वहां का मतलब परंपरा है कि आपके पास अगर इतनी प्रॉपर्टी तो उसका इतना परसेंट जो है वो मठों को जाएगा। तो वो उनकी बहुत सी सारी प्रॉपर्टी पे मठ ने जो है वो अधिकार कर रखा है कि जागीरदार है, आपके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है तो आपकी इतनी ज़मीन मठ के अधीन रहेगी, मठ बनेंगे, मठ खेती करेंगे, जो भी उसमें करना है, पशुपालन करेंगे, जो भी करेंगे वो करेंगे। अब वो ज़मीन आपकी नहीं है, वो मठ की हो जाती है। इस तरीके से वो अधिकार कर लेते हैं। अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगार में मिलते हैं। बेगार का मतलब उन्हें पैसा नहीं देना पड़ता, मजदूरी करिए, काम करिए, मगर पैसा नहीं मिलेगा। लेखक शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नक्शे से मिले, यानी कि शेखर जो हैं वो जो वहाँ के जागीरदार थे, उनकी खेती के जो मुखिया थे वो भिक्षु नक्शे थे, मतलब बौद्ध थे, जो मठ के कार्य करता थे। वहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें बुद्ध वचन की हस्तलिपि 103 पोथियां रखी थी, यानी कि वहां पर बहुत सारी हाथ से लिखी पोथियां रखी थी, जिसे लेखक पढ़ने में लग गए। इसी दौरान सुमति ने आसपास अपने यजमानों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा, जिसे लेखक ने मना कर दिया। यानी कि फिर उनके जान पहचान के लोग, यानी कि यजमान लोग थे, उन्होंने पूछा कि मैं जाकर आता हूं, तो लेखक ने उन्हें मना कर दिया। दोपहर तक सुमति वापस आ गए। चूंकि तिडरी वहां से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और नक्शे से विदा लेकर चल दिए। अब वहां से क्या रास्ता था कि जो है वो ज्यादा दूर नहीं था, तो उन्होंने बोला कि चलो हम अब इनसे विदा लेते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। थोंडला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिकमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका था। कारण क्या था? क्योंकि वो सुमति के फ्रेंड थे, सुमति वहां पे पहचान वाला था, इसलिए उनको अच्छी जगह मिली थी। तो यहाँ क्या, इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत के इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए वहां जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। बिना जान पहचान के यात्रियों को भटकना पड़ता था। दूसरे तिब्बत के लोग शाम 6 बजे के बाद छड़ पीकर मस्त हो जाते थे, तब वे यात्रियों की सुविधा का ध्यान नहीं रखते थे। तो ये आप लिखने के बाद यहाँ पर एक चीज ये भी ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पर वो अपने मित्र सुमति के साथ आए थे, जिसके कारण उन्हें वहां पर रहने के लिए अच्छी प्रबंध मिल गया था। ये मेंशन कर देंगे आप इसको, और इस तरीके से होगा कि वहाँ के लोग क्या थे, शाम 6 बजे के बाद छड़, यानी जो है वहाँ की जो मदिरा पान होता है एक, वो पी के मस्त हो जाते थे। फिर कौन आ रहा है कौन जा रहा है उन्हें कोई मतलब नहीं होता था। तो ये आप वहाँ पर लिखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार के का भय बना रहता था। एक कानून था हथियार का कानून, मतलब सब वहां पर हथियार रखते थे, तो यात्रियों को किस चीज का भय रहता था। उस समय तिब्बत में हथियार संबंधी कानून ना होने से यात्रियों को हमेशा अपनी जान का खतरा रहता था। मतलब जैसे हम लोग यहाँ है कि हम लोग बिना लाइसेंस के हथियार नहीं रख सकते, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं था, वहां पर सब ही हथियार रख सकते थे। तो ऐसा जब कानून है तो कोई भी गुस्से में निकाल लेगा, कुछ कर लेगा, तो यात्रियों को एक डर रहता था। लोग हथियारों को लाठी डंडे की तरह लेकर चलते थे। डाकू अपनी रक्षा के लिए यात्रियों या लोगों को पहले मार देते थे, तब देखते थे कि उनके पास कुछ है भी या नहीं। इस तरह हमेशा जान जोखिम में रहती थी। तो क्या होता था भाई, सबके पास हथियार है। जैसे हम डंडा लाठी लेके चलते हैं ना, लोग वहां पर हथियार लेकर चलते हैं, क्योंकि भाई सुनसान इलाका है और कब वहां पे डाकू और बटमारों का तो एकदम भरमार है, एरिया सुनसान, तो हमेशा डर रहता था, इसलिए लोगों को वहां पर हथियार हमेशा रखते थे। अब दूसरी चीज आती थी डाकू। डाकू क्या होते थे, अबे उनको ये पता है कि सामने वाले के पास हथियार है, क्योंकि वहां पे सभी के पास हथियार होता है। तो अब यात्रियों को किस चीज का डर रहता था कि अबे उनके पास तो हथियार नहीं है, लेकिन डाकू ये समझ रहे हैं कि हथियार है, तो वो अपनी रक्षा के लिए पहले सामने वाले को मार देते थे। जब मार देते थे तब देखते थे कि कुछ लूटने के लिए है या नहीं। ऐसा होता है ना कि जब पहले हम किसी कोई लूटमाट करता है तो पहले हम जो लुटेरे होते हैं वो पहले छीनने की कोशिश करते हैं, लूटने की कोशिश करते हैं, जब नहीं मिलता है तब मारते हैं। लेकिन यहाँ सिचुएशन उल्टी थी, क्योंकि डाकुओं को खुद डर था कि अगर हमने लूटने की कोशिश करी और सामने वाले के पास हथियार है तो वो पहले हमको मार देगा। तो यहाँ पर वो क्या करते थे, डाकू पहले लोगों को मार देते थे और फिर देखते थे कि कुछ है कि नहीं। इसलिए जान का जोखिम हमेशा हर जगह पर यात्रियों को रहता था। लेकिन चूंकि हमारे जो यात्री, हमारे जो कवि लेखक जो राहुल सातकायन जी है, वो तो भिखारी के वेश में थे, इसलिए उनको ये डर नहीं था। ये डाकू जानते हैं भिखारी आदमी के पास क्या मिलेगा, इसलिए उनको ये डर नहीं था। नेक्स्ट, लेखक लटकोर के मार्ग में अपने साथियों को किस कारण पिछड़ गया। ठीक है, इसके दो कारण थे। एक तो घोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था, क्या था, साथियों से दो कारण हुए। एक तो उनका घोड़ा सुस्त था, मतलब घोड़ा बहुत धीमे 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 चल रहा था। वह रास्ता भटक कर 1-1.5 मील गलत रास्ते पर चले गए थे, उससे वह वहां से वापस आना पड़ा। अब क्या हुआ कि वो लटकोर तो जाना चाह रहे थे और समय पर, अंधेरा होने से पहले पहुंचने, क्योंकि सुनसान इलाका था, ठंडा था एकदम, तो वो चाह रहे थे दिन दिन के उजाले में हम पार कर ले जाएं। लेकिन क्या हुआ, घोड़ा बहुत सुस्त था, ऑलरेडी हम धीरे 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 चल रहे थे। फिर क्या होता है, वो रास्ता भटक जाते हैं। सुमति का घोड़ा आगे चला जाता है क्योंकि उनका घोड़ा फास्ट था, और इनका घोड़ा सुस्त होने के बाद ये पीछे पीछे आ रहे थे। और क्या होता है, इनको रास्ता पता नहीं चलता, सुमति को देख नहीं पाते, तो ये क्या होते हैं, ये दूसरी तरफ घूम जाते हैं, जहां से वो 1.5 मील आगे निकल जाते हैं। अब वहां से वो रास्ता पूछते हैं कि अरे वो रास्ता कहाँ है, तो उनको बताया जाता है वो तो 1.5 मील पीछे निकल गया। अब वो 1.5 मील आगे गए, 1.5 मील फिर पीछे आए, तो उसका मतलब 3 मील उनको एक्स्ट्रा चलना पड़ा, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा लटकोर पहुंचने में देर हो जाती है। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। एक बार रोक दिया था, दूसरी बार क्यों नहीं किया। लेखक जानता था शिकार विहार में सुमति के यजमान रहते हैं। सुमति उनके पास जाकर बोध गया के गंडों के नाम पर किसी भी कपड़े का गंदा देखकर दक्षिणा वसूल कर लेगा। इस काम में वे हफ्ता लगा देते, इसलिए मना कर दिया। तो अच्छा क्या था, जो सुमति थे वो भिक्षुक थे। अब उनके वहां बहुत सारे यजमान थे। यजमान मतलब वो जाके वहां से उनसे मांगते चीजों को, मतलब दक्षिणा लेकर आते। अब दक्षिणा वहां पे हर किसी के घर जाके दक्षिणा मांगना करना, तो इसमें वो बहुत ज्यादा टाइम लगा देते, हफ्तों लग जाता, तो इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। और बाद में वो क्या कहते हैं, मैं लिहाजा पहुंचकर तुमको पैसे दे दूंगा। भाई पैसों के लिए तो वो जा रहे थे यजमानों के पास में, तो वो इसलिए मना कर देते हैं कि ठीक है हम तुमको लिहाजा पहुंचकर पैसे दे देंगे। मगर दूसरी बार इसलिए मना नहीं करते क्योंकि उनकी यात्रा वहां तक हो चुकी थी। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो बहुत सारी परेशानियां आई, तो उन्हीं परेशानियों को आप चाहें तो यहाँ पॉइंट वाइज लिख सकते हैं या हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ऐसे लिखा हुआ है, देखिए, अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखन को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार वह
भूलवश रास्ता भटक गए, दूसरी बार उन्हें बहुत तेज धूप के कारण परेशान होना पड़ा। मैंने आपको बताया ना, पहाड़ों में होने वाली धूप बहुत ही ज्यादा सख्त होती है। तो क्या हुआ, वो सुबह देर तक सोते रह गए और दोपहर में उन्होंने यात्रा शुरू करी तो उन्हें बहुत तेज धूप का सामना करना पड़ा और एक बार उनका घोड़ा भटक गया था, वो 2-3 मील के रास्ते में था। इसके अलावा आप चाहें तो उन्हें रुकने के लिए अच्छा स्थान नहीं मिला था, ठीक ठाक स्थान मिला था, तो वो परेशानी आप बता सकते हो कि जब एक अच्छे इंसान बन के आए थे तो उन्हें उतना अच्छा नहीं मिला था, लेकिन जब वो भिखारी बन के आए तो उनको तब भी ठीक ठाक रहने का स्थान मिल गया था। फिर सुमति भी उनसे नाराज हो गया था जब वो लटकोर देर से पहुंचे थे, जब उनका घोड़ा भटक गया था। ये भी एक परेशानी में आप इसको गिना सकते हैं। तो इस तरीके से इन्हें आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। यानी कि जो सामने आपके सामने पूरा एक यात्रा वृत्तांत रखा गया, अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि वो समाज कैसा था। ये इस यात्रा वृत्तांत से पता चलता है कि उस समय तिब्बती समाज में पर्दा प्रथा, छुआछूत जैसी बुराइयां ना थी। ये तो स्टार्टिंग में ही बताया गया कि औरतें पर्दा नहीं करती थी, आप किसी के घर भी बड़े इजीली जा सकते थे, चाय मांग सकते थे। तो यहाँ पर छुआछूत भी नहीं था कि भाई तुम अछूत हो तो तुम घर के बाहर रहो, इस जाति के हो तो मेरे घर नहीं आना। तो ये चीज उस बात से, इस वक्तव्य से पूरी हो जाती कि छुआछूत नहीं था, जाति प्रथा नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं थी। यहाँ पे महिलाएं अजनबी लोगों को भी चाय बनाकर दे देती थी वहां पर। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर कोई भी किसी के घर में आ जा सकता था। मतलब हमने उसमें बताया था ना कि वो भिखमंगे बन के गए थे, तो इसलिए उन्हें लोगों के घर में जाने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि भिखमंगों से ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे घर में लूटपाट कर लें, इसलिए उनको जाने की परमिशन नहीं थी। इसके अलावा अगर कोई भी अपरिचित हो तो वो किसी के भी घर जाके वहां पर बोल सकता था कि आप हमें चाय बना के दीजिए। तो वहां घर में उपस्थित जो भी महिला होती थी वो चाय बना के उन लोग को पिला देती थी। पुरुष वर्ग शाम के समय छक पीकर मदहोश रहते थे। वे गंडों पर अगाध विश्वास रखते थे। समाज में अंधविश्वास का बोलबाला था। गंडे मतलब होते हैं जो रस्सी पे वो छोटे छोटे से झंडे लटका दिए जाते हैं ना, कलरफुल, वो लोग उस पे बहुत विश्वास रखते थे। तो वो उनको मतलब एक तरीके से अंधविश्वास भी बोलेंगे, अंधविश्वासी होते थे। और वहां का पुरुष वर्ग काम करने के बाद शाम को 6 बजे अच्छे से पी के, जो वहाँ की छड़ एक देसी दारू होती है, उसको पी के आराम से सो जाता था। जो भी धूम मस्ती करनी होती थी सो जाता था। 6 बजे के बाद पुरुष वर्ग को कोई काम नहीं होता था। तो ये आपकी वहां की परिस्थितियां जो आप हमें समझ में आई, हमने लिखी। अगर आप इसमें कुछ चीजें और ऐड ऑन करना चाहते हैं तो उनको बिल्कुल भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ होगा? अब इसके इस तरीके के भी ऑप्शंस आपके पास आएंगे कि मैं पुस्तकों के भीतर था। अब ये एक वक्तव्य दिया है, इसका सही अर्थ क्या होगा? अब आपके सामने 4 विकल्प दिए गए। लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया था, जो शेल्फ होती है उसके भीतर चला गया था, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही पुस्तकें थी, 5वां पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो अब इनमें से सही अर्थ क्या था? पहला वाला, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। मतलब हम बोलते हैं ना, जब हम किसी में रम जाते हैं, अब तो मैं पुस्तकों में जा रहा हूं, अब तुम बोलोगे अब तो मैं स्वप्न लोक में जा रहा हूं। तो यहां कहने सोने जा रहे हो तो क्या बोलोगे? स्वप्न लोक में जा रहा हूं। तो आप यहाँ पे एक चीज को ये सीधे से आपने नहीं बोला, आपने बोला मैं सोने जा रहा हूँ, बजाय आपने बोला मैं इंद्रलोक में जा रहा हूँ। तो उसका मतलब क्या हुआ? अब मैं सोने जा रहा हूँ। तो ये इसका सही अर्थ क्या है मैं पूछ। इसी तरह कई वक्तव्य आए हैं, याद रखिएगा, आपको उन पे ध्यान रखना है, उन वक्तव्यों का सही अर्थ निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण करते हैं? मतलब सुमति जिस जिस गांव में जा रहा था वहां उसके पहचान के लोग थे, यानी उसके यजमान थे, जहां से वो भिक्षा मांगता था। तो इससे हम क्या बताएंगे? कि वो बहुत मिलनसार था, अच्छा व्यक्ति था। तो जो भी आपकी विशेषताएं समझ में आती है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। सुमति के यजमान और परिचितों के हर गांव में मिलने से उसकी अनेक विशेषताओं का पता चलता है। ये विशेषताएं क्या थी? सुमति मिलनसार और हंसमुख व्यक्ति थे,
जिनकी जान पहचान का दायरा विस्तृत था, मतलब वो बहुत सारे लोगों को जानते थे। इतनी इतनी दूर गांव थे लेकिन तब भी वो बहुत सारे हर गांव के लोगों को जानते थे। सुमति अपने यजमानों को बोध गया से लाए कपड़े के गंडक बनाकर दिया करते थे। बोध गया जहां पर भगवान बुद्ध को जो है दीक्षा प्राप्त हुई थी, तो वहां पे जो है वहां से कपड़ा लाए थे, तो उसके छोटे छोटे झंडे बनाकर लोगों को बांटा करते थे और उनसे दक्षिणा लेते थे, गंडक बनाकर दे देते थे और उनसे पैसे लेते थे, क्योंकि लोग वहां पे बुद्ध जी को बहुत मानते हैं। सुमति लोगों की आस्था का अनुचित लाभ उठाते थे, मतलब वो आस्था है तो इसलिए किसी भी कपड़े को लाके नहीं ऐसा कर देते थे। पर इसकी खबर लोगों को नहीं लगने देते थे, मतलब हम अनुचित लाभ उठा रहे हैं, पैसे कमाने का जरिया था भाई, कपड़ा लाओ, बांटो, चिट बनाओ, पैसे लो, तो ये अनुचित लाभ उठा रहे थे। उनकी आस्था का किस पे आस्था थी? उनकी भगवान बुद्ध पे। तो इस आस्था का जब वो गलत लाभ उठा रहे थे, मगर लोगों को इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं था। वे बौद्ध धर्म में गहरी आस्था रखते थे। तो क्या थे, सुमति जो है वो बौद्ध धर्म को बहुत अच्छे से मानते थे, कि मतलब उनके लिए बौद्ध धर्म, क्योंकि वो बौद्ध भिक्षु थे वो, तो इस तरीके से उनकी विशेषताएं हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और साथ में ये भी लिख सकते हैं कि वो हमारे लेखक राहुल सातकायन जी के अच्छे कवि थे, उन्होंने उनका मार्गदर्शन किया, यात्रा में उनका गाइड बन के उनके साथ रहे, ये सब चीजें भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल रखना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार आचार व्यवचार हमारे यानी कि लेखक के आचार व्यवचार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ में यह उचित है अथवा अनुचित, विचार व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब है कि उनका जो वेशभूषा थी, हमारा माइंड ऑफ सेट कैसा रहता है किसी व्यक्ति को देख के, तो यहाँ कह दिया ये बात सच है कि हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते, मतलब हम किससे बात कर रहे हैं ये हम दूसरे का अटायर देखकर पहचानते हैं कि दूसरे ने कैसा पहना हुआ। अगर उसने बड़े अच्छे टिप टॉप कपड़े पहने तो हम समझेंगे बड़ा सभ्य आदमी, अगर उसने नॉर्मल समझा है तो बोलेंगे हम साधारण व्यक्ति। अगर हम उसने कुछ फटे पुराने से कपड़े पहने तो हम क्या बोलेंगे कि वो भिखमंगा या गरीब व्यक्ति है। तो इस तरीके से हम समझेंगे, तो ये हमारी सोच उसके कपड़ों को देखकर तय हो जाती है। हम अच्छा पहनावा देखकर किसी को अपनाते हैं तो गंदे कपड़े देखकर उसको धुतकार देते हैं। लेखक भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहा था, इसलिए उससे यह अपेक्षा नहीं कि शिकार विहार में भिक्षु उनसे समान प्रोपन अपनाएंगे, मतलब उनको सम्माननीय तरीके से अपनाएंगे। भिक्षुक थे तो इसलिए उन्हें कोई भी अच्छे तरीके से नहीं अपनाएगा। मेरे विचार में वेशभूषा देखकर व्यवहार करना पूरी तरह ठीक नहीं है। किसी की वेशभूषा, अब आपकी सोच पूछी गई है कि आप कैसे हैं, तो यहां पर क्या था कि ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। अनेक संत महात्मा और भिक्षु साधारण वस्त्र पहनते हैं, किंतु वे उच्च चरित्र के इंसान होते हैं, पुछवा होते हैं। हम पर पहला प्रभाव वेशभूषा के कारण ही पड़ता है, उसी के आधार पर हम भले बुरे की पहचान करते हैं। तो क्या बात है कि हम पे जब जो व्यवहार, हम किसी को सबसे पहला हमारा क्या होता है, किसी की वेशभूषा देखकर ही हम माइंडसेट कर लेते हैं कि ये व्यक्ति कैसा होगा, हमें जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि बौद्ध भिक्षु जो हैं वो बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहनते, लेकिन तब भी वो बहुत ही ज्ञानी होते हैं। तो ये 2 पैरा में लिखना है कि कवि जो है वो पाठ के अंदर कैसा बताया गया और आप क्या सोचते हैं। तो अब हम आ जाते हैं हमारे पाठ के आखिरी क्वेश्चन पे। यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्रण प्रस्तुत करें। वहां की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न। तो आप जहां भी रहते हैं वहां से भिन्नता करनी है आपको, कहां पर, जो भौगोलिक स्थिति यहाँ जहां की है, यानी कि तिब्बत की जहां ल्हासा है, तो वहां की सबसे पहले भौगोलिक स्थिति बताएंगे, फिर नेक्स्ट पैरा में हम उसका अंतर बताएंगे। क्या दिया, यात्रा वृत्तांत में ज्ञात होता है कि तिब्बत भारत और नेपाल से लगता हुआ देश है, जहां कुछ समय तक आने जाने का प्रतिबंध था। यह स्थान समुद्र तल से काफी ऊंचा है। यहाँ 17-18 हजार फीट ऊंचे डांडे हैं, जो खतरनाक जगह हैं। डांडे मतलब पतले पतले जो रास्ते होते हैं चलने के लिए जगहें। ये डांडे नदियों के मोड़ और पहाड़ियों की चोटनी के कारण बहुत ऊंचे नीचे हैं। यहाँ एक और हजारों बर्फ के ढके श्वेत शिखर हैं, तो दूसरी ओर बीटे हैं। यानी कि एक तरफ जो है वो पूरी तरह पहाड़ों, सफेद बर्फ से ढके पहाड़ है, तो दूसरी तरफ बंजर पहाड़ है, मतलब बिल्कुल वहां पे ना हरियाली है ना बर्फ है।
जिन पर बहुत कम बर्फ रहती है। यहाँ विशाल मैदान भी है जो पहाड़ों से घिरे हैं। यहाँ के विचित्र जलवायु में सूर्य की ओर मुंह करके चलने पर माथा जलता है, जबकि कंधा और पीठ बर्फ की तरह ठंडे हो जाते हैं। यह स्थिति हमारे राज्य और शहर से पूरी तरह भिन्न है। तो अगर आप समतल एरिया में रहते हैं या कहीं ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती, तो आप सिमिलर ये चीज़ को भी बता सकते हैं कि हमारे शहर से ये पूरी तरह भिन्न है। या जैसे आप मसूरी या देहरादून जगह पर रहते हैं तो कहेंगे हमारे जगह से थोड़ी सी भिन्न है, क्योंकि हम भी पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। तो वो और क्या कहते हैं, लिहाजा तिब्बत भी जो है वो पहाड़ी इलाका ही है, मगर वो बहुत ही जो है दुर्गम रास्ते हैं वहाँ पे। लेकिन मसूरी और देहरादून जैसी जगहों पे क्या रहता है, थोड़े इजी और मौसम इतना सख्त नहीं रहता है। तो ये आप भिन्नताएं प्रकट करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस पार्ट के प्रश्न उत्तर आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से बोल रही हूँ, चैप्टर को 2-3 बार अच्छे से रीड करेंगे, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप जगहों के नाम को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये प्रश्न उत्तर आपने देखे बहुत अच्छे से, और आगे हम आपके लिए और भी नए पार्ट लेकर आते रहेंगे। थैंक यू, बाय।